सो हे हाय एवरीबॉडी। हम लोग आज पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर 1, रिस्क अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एक्चुअली देखो, ये सेट सी का में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जिसमें से ये काफ़ी प्रेफरेबल होता है बच्चों के लिए, काफ़ी छोटा है और स्कोरिंग है। और वैसे भी बस एमसीक्यू पीओवी से पढ़ना है, बिकॉज ये तो फाइनल्स में जैसे ए और बी है उसके जैसे तो है नहीं कि आईबीएस में पूछेंगे। इनमें पास होना ज़रूरी है, तो बस इस हिसाब से ही पढ़ो कि एमसीक्यू पूछे तो तुम्हें समझ आए। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे घुस के पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और ये पीडीएफ काफ़ी अच्छा है, आप इससे भी पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, रिस्क रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या है। तो रिस्क क्या होता है ना, रिस्क मेजरेबल होता है। मेजरेबल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं रिस्क का, क्योंकि रिस्क का एक एग्जांपल देखो, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, है ना। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है ना कि कितना हमारा लॉस जा सकता है, कितना प्रॉफिट आ सकता है, ये एक रिस्क है। ओके, सो रिस्क के लिए ना प्रोबेबिलिटी होता है, इट इज अ वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ओके, बट अनसर्टेनिटी का ना कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं होता है, वो बहुत यूनिक होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है ना। अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसका एग्जांपल हो गया कि जैसे वॉर हो गया, गवर्नमेंट ने अचानक से पॉलिसी निकाली, जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तो अचानक से मोदी जी आके बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, अभी इतने 500 हजार के नोट नहीं चलेंगे। सो उस हिसाब से सडन चेंजेस जो आ जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं अनसर्टेनिटी। तो अब समझ आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रिस्क और अनसर्टेनिटी के। नाउ कम डिफरेंस, यहाँ पे भी एक बार देख लो, सिंपल। रिस्क क्या होता है, मेजरेबल होता है, ऑब्जेक्टिव और प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। ठीक है, बट अनसर्टेनिटी क्या होता है, ये मेजरेबल नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। रिस्क ऑब्जेक्टिव होता है और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्या, अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये समझा। उसके बाद अब यहाँ ये क्या खुल गया भाई, बैक जाओ। यस, अगेन। या ओ, बहुत ही आगे चला गया। अरे यार गाइस, ये पेन टैब मेरा बहुत हैंडी नहीं है ना, मुझे हैबिट नहीं। यस, नाउ कम हियर। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन सोर्सेज। बेस्ड ऑन सोर्सेज क्या होता है, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। ये एंटिटी के अंदर ही रिस्क है, तो ये अंदर से ओरिजिनेट होते हैं एंटिटी के। तो ये क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ गया, फ्रॉड फ्रॉड जो अंदर में एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल पढ़ते होगे ऑडिट में। तो ये सब इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क है, और फिर उनमें कंट्रोल लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ देखो, इंटरनल में या फायर इनसाइड द फैक्ट्री, इनसाइड फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो आग लग सकती है, ये तो इनसाइड रिस्क है। इसका हम लोग कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर अपने आप को स्ट्रक्चर्ड इस वे में प्रिपेयर करके रख सकते हैं, है ना। तो कंट्रोल लगा सकते हैं, बट ये एक्सटर्नल रिस्क है। इसके लिए क्या है, ओरिजिनेट आउटसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ एंटिटी के अंदर में कोई रिस्क हो सकती है, उसको हम लोग पहले से कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे रिस्क कंट्रोल में रहे। ओके, तो एक्सटर्नल रिस्क में क्या आ गया कि इन्फ्लेशन, रेसेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म, ये सब हमारा एक्सटर्नल रिस्क में आता है। नाउ कम बेस्ड ऑन नेचर। अब नेचर के बेस पे क्या है, नेचर के बेस पे आया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। बढ़ जा आगे, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। यस, अभी आया अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल तो वही हुआ ना अपना, कि हमारा इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय मैनेजमेंट एक्शन। जैसे कि इंटरनल रिस्क होते हैं, उसको मैनेजमेंट ना कंट्रोल कर सकते हैं, तो इंटरनल रिस्क कंट्रोलेबल के अंदर आ सकता है। तो ये है कंट्रोलेबल रिस्क। ओके, तो ये
कंट्रोलेबल, जैसे एक्सटर्नल रिस्क भी हो सकते हैं कुछ कंट्रोलेबल, ओके, उधर कंट्रोलेबल के बेस पे हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल नहीं देख रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स के बेस पे अलग होते हैं। यहाँ कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल के अंदर भी ये दोनों आ सकते हैं, अनकंट्रोलेबल के अंदर भी वो दोनों आ सकते हैं, ओके। तो पहला आया बेस्ड ऑन नेचर कंट्रोलेबल रिस्क। नाउ कम टू uncontrollable, it cannot be influenced by management decisions. कंट्रोलेबल का एग्जाम्पल है सेफ्टी मेजर्स इन फैक्ट्री, साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग दे के रखो एंड प्रोडक्ट अपग्रेड करते रहो। नाउ यहाँ अनकंट्रोलेबल में आएगा एग्जाम्पल्स जैसे कि बाढ़ आ गया, टेररिस्ट का अटैक हो गया, ओके, और सैबोटेज बाय एम्प्लॉय, तो ये अनकंट्रोलेबल है। तो नाउ हम लोग रिलेशन देखेंगे कि इंटरनल रिस्क है और कंट्रोलेबल भी है, तो फिर वो तो रिस्क ही नहीं हुआ ना, कि फिर तो वो बहुत लोवेस्ट रिस्क हुआ कि जो एक तो इनसाइड के अंदर है वैसे ही हमारे हाथ में है और उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट रिस्क होगा कि बाहर का रिस्क है और जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो वो होगा हमारा हाईएस्ट रिस्क, ओके। नाउ हियर बेस्ड ऑन स्टेटस, स्टेटस के बेस पे इनहेरेंट रिस्क, रेजिडुअल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है किसी चीज में, जैसे कि हम लोग अगर प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो ऑलरेडी उधर एक रिस्क है कि लिटिगेशन, मतलब अच्छा ठीक है, आप एकदम लेमन में समझो कि अगर प्रॉपर्टीज का बिजनेस में जा रहे हैं तो गुंडा का तो रिस्क है ही कि उधर आप काफी मर्डर्स ये सब बहुत हो जाते हैं ये रियल एस्टेट में कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो उधर तो वो एक रिस्क इनहेरेंट हो गया, मतलब वो एक नेचर में ही है बिजनेस के कुछ रिस्क, है ना। तो इसलिए वो गया इनहेरेंट रिस्क। जैसे हम लोग कुछ पेरिशेबल नेचर के गुड्स बेचते हैं, तो अगर 3-4 दिन तक पड़े रह गए तो वो वेस्ट हो जाएंगे, वो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। रेजिडुअल रिस्क, रिस्क लेफ्ट आफ्टर कंट्रोल, ओके, जो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि इतना तो रिस्क कंट्रोल लगाने के बाद होगा ही होगा, दैट कितना भी कंट्रोल लगा लो ये रिस्क तो होगा ही होगा, तो वो होता है हमारा रेजिडुअल रिस्क। नाउ कम टू, चेंज कर लेते हैं कलर, ओके, कौन सा कलर ले, पर्पल, ओके। नाउ कम बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज में आया स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, इसमें काफी पॉइंट्स हैं। तो बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज में आ गए स्ट्रेटेजिक रिस्क। ना स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, दैट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स पे आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क का। बिजनेस सर्वाइवल पे आता है, इम्पैक्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, कॉम्पिटिटर्स इनोवेशंस, एग्जांपल हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओके। तो स्ट्रैटेजी जो अपने बनाए हैं उसके अंदर जो रिस्क है, दैट वी आर गोइंग, दीज आर आवर गोल्स, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू थिंग्स, तो उसके अंदर भी तो रिस्क हो सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि आगे सेम उसी सिचुएशन में सब कुछ होगा या नहीं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी रिस्क। नाउ कम टू ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या हुआ, दैट जो हमारा वैल्यू चेन होता है ना, कि प्रोडक्ट लाए, फिर उसको बनाया, फिर पैक किया, फिर सप्लाई किया, तो इस इसमें जो हमारा रिस्क आता है ना, वो हो गया हमारा ऑपरेशनल रिस्क, दैट अफेक्ट्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो रिस्क आ रहा है, जैसे कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो अब तो प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो उधर रिस्क आ रहा है कि हम लोग डिलीवरी नहीं कर पा रहे, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया, क्वालिटी गिर गया प्रोडक्ट्स का, तो दिस इज ऑपरेशनल रिस्क। ब्रांड एंड रेप्यूटेशन, तो यहाँ जहां भी पब्लिक इमेज आएगा ब्रांड एंड रेप्यूटेशन समझ जाओगे, दैट डेटा लीक, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं और सबको पता लग गया तो रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा। एंड ब्रांड, जैसे डेटा लीक हो गया हमारा। फिर उसके बाद आया कस्टमर रिस्क, मतलब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला, प्रोडक्ट से कहीं हार्म तो नहीं हो गया, पुअर सर्विसिंग दे दी है हमने, ये हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जो रिस्क आया वो हो गया कस्टमर रिस्क। नाउ फाइनेंशियल रिस्क, एरर्स इन रिपोर्टिंग, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस एंड लैक ऑफ फंड्स, दिस इज फाइनेंशियल रिस्क। अभी कैश फ्लो में जो फिनेंसिंग एक्टिविटीज, ओ सॉरी, नाउ इधर यहाँ पे क्या फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या आएगा हमारा, व्हाट इज रॉन्ग,
या फाइनेंशियल रिस्क, एरर्स इन रिपोर्टिंग, जो हमने रिपोर्टिंग की है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसके अंदर कुछ गलत है, वो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज में हमने जैसे परचेज किया और पेमेंट करना है, पर अभी जब पेमेंट किया तो उसका अलग रेट, बाद में अलग रेट, तो वो फॉरेन एक्सचेंज में जो लॉसेस होंगे हमारे वो फाइनेंशियल रिस्क में आएंगे। लैक ऑफ फंड्स हो सकते हैं शायद, है ना, वो फाइनेंशियल रिस्क में आएंगे। नाउ कम टू कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क मतलब जो हमारा बिजनेस है उसमें काफी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं, अगर वो ब्रीच कर दिया तो कंप्लायंस रिस्क हो गया, कि कहीं ब्रीच ना हो जाए, तो ये कंप्लायंस रिस्क है। नाउ नॉलेज रिस्क, तो हमने R&D करके काफी कुछ अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया, अब उसका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उसका वो जो डेटा है वो थेफ्ट हो जाए, उसका मिसयूज हो जाए, इस चीज का जो रिस्क होता है, जैसे थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय R&D, कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो कोई चुरा के ले जाए, मिसयूज कर ले, वो जो रिस्क हुआ वो हुआ हमारा नॉलेज रिस्क। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, देखो, ओ गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड, एक मिनट, फिर से आगे बढ़ गया। हाँ, ना कर जो टेक्नोलॉजी रिस्क, तो टेक्नोलॉजी रिस्क में आ गया वही हैकिंग, ये तो सबको ही पता है। आउटडेटेड आईटी सिस्टम यूज करते हैं जैसे बैंक्स करते हैं ना हमारे, फिर फेल्ड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि कुछ नए मतलब इम्प्लीमेंट किया पॉलिसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, वो हो गया हमारा। फिर HR एंड पीपल रिस्क, जो हमारे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज है वो छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि हम लोग उनका सैलरी नहीं बढ़ा रहे, काफी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो दैट इज एग्जिट ऑफ की स्टाफ, स्किल मिसमैच, ये क्या होता है ना कि जिसको हायर किया ना उसका स्किल मैच नहीं कर रहा है जिस पोजीशन पे हमने भेजा है। और फिर पुअर ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग सही से दिया नहीं, तो वो पुअर ट्रेनिंग का रिस्क हो सकता है। ओके, ना उसके बाद आया जियोग्राफिकल रिस्क। जियोग्राफिकल रिस्क में आया लोकेशन स्पेसिफिक इश्यूज लाइक टेररिज्म, जैसे कि तुम जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बेचना चाहते हो तो कितना मुश्किल पड़ेगा ना, तो ये लोकेशन रिस्क ये हुआ। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे उत्तराखंड में काफी बाढ़ आ जाती है, तो ये सब हुआ हमारा जियोग्राफिकल रिस्क। ओके, नाउ कम टू अदर्स। अदर्स में क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड तो खैर पता ही है कि इंटेंशनल डिसेप्शन ऑफ अनफेयर गेन, खुद के लिए अनफेयर गेन और एडवांटेजेस लेना चाहता है खुद पे, तो फिर वो फ्रॉड करेगा। फ्रॉड का रिस्क ऑलवेज रहता है, कोई एम्प्लॉय भी कर सकता है फ्रॉड, मैनेजमेंट में कर सकता है। एंड देन ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क जो ऑडिट करने आया बट वो रॉन्ग कंक्लूजन निकाला। अच्छा, अगर ऑडिट पढ़े होगे तो याद होगा कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड था बट हमने उसको क्लीन ओपिनियन दिया, दैट वी हैव गिवन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये हमारा ऑडिट रिस्क होता है। ये ऑडिट रिस्क नहीं होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं था पर हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, दिस विल नॉट बी योर ऑडिट रिस्क। ओके, ये चीज तो याद रखने की है। नाउ कम टू हियर, ओ माय गॉड, हाँ, यहाँ ऑडिट रिस्क आया ना, इस एक बार ही करना था शायद, तुम लोग इसकी वजह से मेरा चैनल छोड़ के मत चले जाना। नाउ कम हियर, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हम लोग क्या देखेगा, इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है, लिंक्ड विद गवर्नेंस। अब हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट जो करना है, रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो वो गवर्नेंस के साथ लिंक हो जाता है, तो सबको अकाउंटेबिलिटी सबका सेट कर देता है एंड ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। जैसे कि अलग अलग, जैसे गवर्नेंस के साथ जैसे कोई प्लानिंग कर रहा है, कौन ऑडिट कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो स्ट्रक्चर वे में डिसाइड हो जाता है, तो फिर ना अकाउंटेबिलिटी आएगा, दैट प्लानिंग के अंदर अगर डिफॉल्ट आया तो जो पर्सन जो प्लानिंग किया उस वो अकाउंटेबल होगा, परफॉर्मेंस में गड़बड़ी हुई
तो वो अकाउंटेबल होगा जो परफॉर्म कर रहा है। तो इस हिसाब से गवर्नेंस के साथ लिंक हो जाता है। फिर ओनली टूल टू हैंडल अनसर्टेनिटी systematically provides a structured way to deal with unpredictability. Okay, so ये जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी एक स्ट्रक्चर वे प्रोवाइड करता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, इसके लिए भी एक टूल बना के लाएंगे। इट इज अ टूल टू हैंडल अनसर्टेनिटी सिस्टमेटिकली। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसा सिचुएशन भी आ गया, जैसे कोविड आ गया, जैसे कि राजस्थान के लोगों ने कभी सोचा नहीं था बाढ़ आएगा, पर वहां बाढ़ आ गया। तो इस हिसाब के अनसर्टेनिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के को भी डील करने के लिए जो एक टूल होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है ना हमारी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, वो सस्टेनेबल ग्रो करने के लिए ना रिस्क मैनेजमेंट को यूज करती है। वो रिस्क मैनेजमेंट करती है ताकि वो सस्टेन रहे और ग्रो करे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लॉस एंड आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी को, पीपल को एंड अर्निंग को। याद करो, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर्टी, पीपल, अर्निंग्स, इनको प्रोटेक्ट करना। मैनेजमेंट शुड प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई रिस्क। मैनेजमेंट को पहले, जैसे ऑडिट में हम लोग पढ़ते हैं ना कि मैनेजमेंट का काम है आइडेंटिफाई करना रिस्क, है ना। और हम लोग फ्रॉड, हम लोगों का मोटिव, ऑडिटर का मोटिव नहीं होता है फ्रॉड पकड़ने का। ऑडिटर को मिल जाता है तो फिर ऑडिट, अच्छा ये तो तुम लोग पढ़ोगे तब तुम लोगों को समझ आ जाएगी। अभी बस इतना रखो कि मैनेजमेंट शुड प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई रिस्क, देयर सोर्स एंड इम्पैक्ट्स एंड प्लान्स टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ रिस्क। ओके, सो मैनेजमेंट शुड प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई रिस्क कि कहाँ रिस्क आ सकते हैं एंड उसके रिसोर्सेज क्या है, रिस्क के सोर्सेज क्या है, ये सब मैनेजमेंट को प्रोएक्टिवली करना है, मतलब प्रोएक्टिवली करना है। एंड इम्पैक्ट्स एंड प्लान वेज टू मिनिमाइज रिस्क। पहले क्या रिस्क हो सकता है, सोर्सेज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कैसे हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट। इंश्योर करना क्विक रिकवरी आफ्टर रिस्क इवेंट। ये भी मैनेजमेंट का काम है कि कुछ रिस्क, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस कैसे लॉस में चले गए थे आफ्टर कोविड, बट कितनी जल्दी रिकवर कर लिया उन्होंने, है ना, जैसे कि पीवीआर ये सब। सो एग्जैक्टली लाइक दैट, ये मैनेजमेंट का काम है। नाउ एक्सटेंड टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, नॉट जस्ट प्योर एक्सीडेंटल रिस्क। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये हर टाइप के बिजनेस रिस्क के लिए, नॉट जस्ट एक्सीडेंटल के लिए जरूरी नहीं है, हर जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क होते हैं सबके लिए रिस्क मैनेजमेंट लगाना है हमें। ये नहीं कि बस रिस्क मैनेजमेंट लगाएंगे अनप्रेडिक्टेबल रिस्क के लिए, या फिर कुछ एक्सीडेंटल रिस्क हो गया, तो उसके लिए नहीं है। ये हर टाइप के बिजनेस रिस्क के लिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट लगा सकते हैं। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लगाएंगे, लगा सकते नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिक्कत है भाई? नाउ हियर, नाउ हियर ओवरव्यू एंड मिटिगेशन एंड कंट्रोल। अपने लोग 2 पॉइंट्स पढ़े थे ना, हाँ यहाँ आ गया। अब ओवरव्यू एंड मिटिगेशन एंड कंट्रोल, रिस्क को मिटिगेट करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है। क्या तो अवॉइड कर दो, डू नॉट इंगेज इन रिस्की एक्टिविटी। जब मुझे दिख रहा है कि मेरा ब्रेकअप, वो छोड़ के ही जाएगी, तो फिर मैं जाऊंगा ही क्यों उसके पास, है ना। तो इन्वॉल्व भी नहीं हो, अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो कि भाई अपने को उधर जाना ही नहीं उस रास्ते। एक है रिटेंशन, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई छोड़ेगी बट फिर भी मेरे तो चुल मची है। तो ये हो गया एक्सेप्ट रिस्क, बियर द लॉस व्हेन दे ऑकर।
ओके। जैसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं बिना किसी इंश्योरेंस के, ये हो गया हमारा रिटेंशन। ये हो गया अवॉइडेंस में एंटर ही नहीं लेंगे रिस्क की मार्केट में। नाउ कम हियर ट्रांसफर। ट्रांसफर शिफ्ट रिस्क टू अनदर पार्टी। इसमें क्या अपने आउटसोर्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। शिफ्ट रिस्क टू अनदर पार्टी, अब ये तुम लोग समझ लो क्या है। नाउ कम टू हेजिंग। हेजिंग में क्या है, रिड्यूस अनअवॉइडेबल रिस्क थ्रू सिस्टमैटिक मेथड्स। अपने लोग क्या करके रखेंगे, हेजिंग। हेजिंग जो पढ़ते हैं ना, आई गेस फाइनेंस में पढ़ते हैं, एएफएम में, इंटर में नहीं है। तो हेजिंग कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि ये ट्रांजेक्शन्स में मेरे को इतना रिस्क है, तो मैं उसका, मुझे पेमेंट करना है आज, तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो आज मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके रखता हूँ। तो ये होता है हेजिंग। ठीक है। अब ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर इफेक्टिव आरएम। हाँ, इन सबको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही करना है। ओके। ये हो गया हमारा मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज। नाउ कम हियर रिस्क कंट्रोल। अभी रिस्क कंट्रोल में क्या पढ़ना है अपने को, कि सिलेक्टिंग दोज टेक्निक्स विच कैन रिड्यूस फ्रीक्वेंसी। बार बार होता है ना रिस्क, तो उसको फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, एंड कितना ज्यादा लॉसेस डैमेज कर सकता है हमारे बिजनेस को, सेवेरिटी ऑफ लॉसेस। सेलेक्टिंग दोज टेक्निक्स जिससे कि फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए और लॉस कम से कम हो, है ना। ऐसे टेक्निक को हमको यूज करना है। रिक्वायर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अनलेस मैंडेटेड बाय लॉ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे अनलेस मैंडेटेड बाय लॉ। इसका मतलब समझो कि जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें भी हमारा कुछ कॉस्ट लग रहा है, तो उससे बेनिफिट कितना होगा पहले ये देखेंगे। ये नहीं कि 5,000 रुपए के लिए हमने 50,000 रुपए लगा दिए, 5,000 रुपए को बचाने के लिए 50,000। वो एक कैसा डायलॉग है ना, गांव बचाते बचाते शहर जला दिया। हाँ, तो वो नहीं करना है अनलेस मैंडेटेड बाय लॉ। अनलेस कि जो लॉ है वो कह रहा है कि इस जगह पे तुमको रिस्क मैनेजमेंट लगाना है। अगर लॉ बोल रहा है तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे अपने। इंश्योर करना है लॉन्ग इकोनॉमिक सर्वाइवल वाइल मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट ऑफ रिस्क। अब ये वही पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सर्वाइवल हो सकता है, टोटल कॉस्ट कम आना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, वही हुआ। दूसरा आया अपॉर्चुनिटीज इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये अपने बेनिफिट का बात है। एक सीए क्या कर सकता है रिस्क के लिए, वो, ओ माय गॉड, कम ये। तो एज अ मैनेजर हम लोग एज एज अ मैनेजर हमें कंपनी अपॉइंट कर सकती है कि आप देखो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बोर्ड मेंबर सीईओ ओवरसी रिस्क मैनेजमेंट, सेट करेंगे पॉलिसीज, मॉनिटर करेंगे रिस्क। रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कितना भूख, कितना एक जो एंटिटी है वो कितना रिस्क पचा सकती, मतलब कितना उसका रिस्क उसके लिए ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद आया चीफ रिस्क ऑफिसर बना देगा उसको। फिर ये चैंपियन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा, बिल्ड करेगा रिस्क अवेयर कल्चर, डेवलप करेगा कंटिंजेंसी प्लान एंड रिपोर्ट करेगा बोर्ड को। ओके। ऑडिटर बन के जाएगा तो क्या करेगा, ये तो मैनेजर बन के गया। अब ऑडिटर बन के जाएगा तो तुम सबको ही पता है। अपने अगर इंटरनल ऑडिटर बन के जाएंगे तो इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, रिकमेंड करेंगे इम्प्रूवमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। अगर अपने एक्सटर्नल ऑडिटर बन के जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर अपने एक्सटर्नल ऑडिटर बन के जाएंगे तो अप्लाई करेंगे रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग अप्रोच। इसमें क्या है कि रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग अप्रोच, ये रिस्क के अकॉर्डिंग अपने को ऑडिट करने के लिए बोल रहा है कि जिस एरिया में ज्यादा रिस्क है उधर हम लोग ज्यादा ऑडिट करेंगे। और अरे यार ये मेरा, हाँ ठीक है, ओके। तो अपने लोगों का ऑडिट अप्रोच क्या होगा, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। उसके बाद है एज अ कंसल्टेंट।
एज अ कंसल्टेंट मेरा या एडवाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज कंप्लायंस फाइनेंशियल रिस्क, ये बस एडवाइस करेगा। ठीक है, ये इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, और ऊपर जो था मैनेजर वो इम्प्लीमेंट कर रहा था, है ना, वो पॉलिसी बना रहा था। ये बस एडवाइस करेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी क्या है, कंप्लायंस। ये मेरा पेन के बस इतना ही काम है कि अपने पहले तो एडवाइस करेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, सीए हैव स्ट्रॉन्ग स्कोप ड्यू टू बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। अपने को फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है बिजनेस और फाइनेंस के लिए, तो हमारा बहुत स्कोप है। बस यही कह रहा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो इसका सम क्वेश्चंस जो आईसीआई के मैट में है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल रिस्क। हमारा मैनेजमेंट के अंदर एंटिटी के अंदर क्या रिस्क है, रिस्क स्टेम फ्रॉम द जनरल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो अंदर से नहीं आएगा ना, बाहर का है, इंटरनल रिस्क नहीं हुआ ये। अब गवर्नमेंट आ गया तो गवर्नमेंट में बाहर का है, ये भी अंदर का नहीं होगा। अब ये आया पीपल फैक्टर, एम्प्लॉय चोन स्ट्राइक जो कर रहा है, ये अंदर का आएगा। फिर इसके बाद देखो ये अर्थक्वेक, ये भी नहीं होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कैन बी परसीव्ड टू बी मोर मैनेजेबल। मैनेजेबल रिस्क क्या है, तो फ्लड आ गया, बाढ़ पे हमारा, बाढ़ के ऊपर हमारा, अरे मेरा पेन, बाढ़ के ऊपर भी हमारा कुछ वो नहीं रहता। उसके बाद टेररिस्ट स्ट्राइक, बॉम्ब ब्लास्टिंग, इस पे भी कुछ नहीं है कंट्रोल। ओके, मैनेजेबल मतलब कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग कितना मैनेज कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है। ओके, एन अग्रीव्ड एम्प्लॉय चूजेस टू सैबोटेज, अपने लोग ने पढ़ा था ना कि सैबोटेज ऑफ एम्प्लॉय जो है वो मैनेजेबल में नहीं आता है। अब ये टेक्नोलॉजी रिस्क, deploy in improve the product features to cater better to evolve consumer demand। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो challenge by competitors for violation of intellectual property rights primarily is an example of। इसका आंसर होगा challenges by competitors फॉर वायलेशन, तो यहाँ वायलेशन का नाम आ गया, वायलेशन हुआ तो कंप्लायंस रिस्क। ओके, क्योंकि हम लोग वायलेशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी राइट्स प्राइमरली। ठीक है, अब एक इसके बाद देखो कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग द लॉस एज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव्स टू अवॉइड। तो ये वही है कि हमें पता है कि आगे जाके लॉस होना है, बट फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब होगा तब देखा जाएगा। दिस करेक्ट आंसर। ओके, सो ये अपना चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है।